नमस्कार दोस्तों। बिहार सिविल जज एग्ज़ाम 2023 का प्री अब बहुत पास में आने वाला है। शायद ये जून में है। अब आप लोगों को लग जाना चाहिए क्योंकि अब आपके पास समय कम है। केवल मई ही बचा है, अप्रैल समाप्त होने वाला है, जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसमें प्रशासनिक विधि हमारा एक सब्जेक्ट है और हम उसको स्टार्ट कर दिए हैं और पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और ये लिंक आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो सभी उसको देख सके। सबसे पहले ये हेडिंग है प्रशासनिक विधि का, जो कि प्री में कवर होगा और प्री में इन हेडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग देख लेना। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने एक शॉर्ट लेक्चर लिया था जिसमें सभी हेडिंग के बारे में कुछ न कुछ बताया था कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये टॉपिक हमारा किस किस हेड्स में कवर होगा उसमें है इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स, रीजंस फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंट्रोल में हमारे पास जुडिशियल कंट्रोल होगा, प्रोसीजरल कंट्रोल होगा और पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर कभी मेन में एग्जाम आएगा तो मेन के एग्जाम जो पूछे जाएंगे वो होंगे कि डिस्कस इन डिटेल दी पार्लियामेंट्री कंट्रोल और डिस्कस इन डिटेल इन दी जुडिशियल कंट्रोल ऑन दी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन and what are the reason behind these to adopt by the Indian Constitution or the Indian system। तो मेंस के क्वेश्चन ऐसे हैं। प्री में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ हेडिंग्स मैं दूंगा आपको, उस हेडिंग से ही पूछा जाएगा, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं वो पूरे कवर कर लेंगे, उससे बाहर का प्री में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो दिस इज द सफिशिएंट। तो स्टार्ट। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमारी लेजिस्लेचर जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बाई लॉज बनाती है, हालांकि वो जो भी बनाएगी उसे लॉज बाई लॉज तो नहीं कहेंगे, रूल्स नहीं कहेंगे, हम लॉ कहेंगे उसे। रियल सेंस में वट एवर मेड बाई दी पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज द लॉ। रियल सेंस में तो वही कानून है। और जब ऐसे कानून के तहत लॉ मेकिंग पावर किसी अन्य ऑर्गन को डेलीगेट किए जाते हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी को दिए जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रत्यायोजित विधायन। दो एग्जाम्पल हमने रखे हैं। एक है सेक्शन 28 ऑफ आरटीआई का है, जहां पे 28 के थ्रू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के पावर दिए गए हैं। क्यों आरटीआई जहां पे होगा, जब आरटीआई अप्लाई की जाएगी तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से उसको रिप्लाई करेंगे, इन सब के रूल्स बनाने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो दिस क्लॉज इज नोन एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और इस पावर का यूज करके जो भी रूल्स बनाया जाएगा उसको भी हम बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक और है सेक्शन 37 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रिगार्डिंग रूल्स बनाने के पावर दिए गए हैं। तो जहां किसी भी एक्ट के थ्रू अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को अगर रूल्स बनाने के पावर दिए जाते हैं तो वो क्लॉज बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्लॉज। और उस पावर का यूज करके जो भी बनाए जाते हैं वो भी बोले जाते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यह एक ऐसी तकनीकी है जो आजकल सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देख सकते हैं और इसका प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि वह यह है कि देश में कुल जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोडक्ट हैं, जितने भी आप लेजिस्लेशन देखेंगे, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट ही पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। बाकी मैक्सिमम पार्ट एग्जीक्यूटिव के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये हमारा जो इस समय कंट्री चल रही है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में स्टेट के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि
उसे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी देना होता है। और जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना करके दिया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो पार्लियामेंट की तरफ देखे, इसमें बहुत विलम्ब हो सकता है और ऐसे सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिसी एग्जीक्यूट समय से नहीं हो पाएगी। इसलिए तमाम रूल्स रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता पड़ती है और ये पावर उसी को मिल जाती है कि वो अपना खुद बनाए और खुद बेसिक प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करे। इसके बाद जो है, अगर हम देखें आगे इसके मीनिंग वगैरह को देखें कि इसकी मीनिंग क्या है, तो प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन का आशय होता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में कोई पावर जो है ऑलरेडी उसमें किसी और को दे देना। यानी कि जो पावर किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत है, पास है, वो अपना पावर किसी और व्यक्ति को दे देता है। दिस इज नोन एज द डेलीगेशन, यानी कि प्रत्यायोजन। तो इसका मतलब है कि जब मैंने अपना पावर दूसरे को दिया है तो वो पावर मुझे वापस लेने के भी अधिकार हैं। तो अब पूरी परिभाषा इस तरह होगी कि जब मैंने अपने पावर किसी अन्य व्यक्ति को दिए हैं और अपने ये राइट रिजर्व करके दिए हैं कि जब मैं चाहूं उस पावर को वापस ले लूं, तब इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। लेकिन अगर मैंने वो कंडीशन नहीं रखी है, वापस लेने की कंडीशन नहीं रखी है, तब उसे ट्रांसफर बोलेंगे, पावर का ट्रांसफर। तो डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि वापस लेने की शर्त के अधीन अपनी शक्तियों का दूसरों को अंतरण कर देना, ट्रांसफर कर देना, दिस इज डेलीगेशन। और जहां पे वापस लेने के टर्म्स कंडीशन नहीं है और हमने अपने पावर दूसरे को दे दिया है, तो दिस इज नोन एज दी ट्रांसफर, वो अंतरण माना जाएगा। इसी प्रकार जब विधानमंडल, लेजिस्लेचर, हमारा लॉ मेकिंग पावर, अपने कानून बनाने की शक्तियां किसी और ऑर्गन को देती है, इस शर्त के साथ कि जब चाहे उसे वापस ले सकती है, तब इसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को दो अर्थों में लिया जाता है। पहला ये है कि जहां पे लेजिस्लेचर ने अपने पावर को डेलीगेट किया है जिस क्लॉज के थ्रू, एक वो क्लॉज हो गया, और दूसरा है कि जिस क्लॉज के थ्रू पावर दिया है उस क्लॉज के पावर का एक्सरसाइज करके जो लॉ बनाया है, उसे भी हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो विधानमंडल अपनी शक्ति दो रूपों में प्रत्यायोजित कर सकता है। अमेरिका में इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट और कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन, जबकि इंडिया में इसे बोलते हैं कंडीशनल एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो अमेरिका में जो है कॉन्टिंजेंट और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है, लेकिन इंडिया में इसे बोलते हैं कंडीशनल एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जो कंडीशनल लेजिस्लेशन है वो कहीं न कहीं से वो हमें अमेरिका में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका में तो कॉन्टिंजेंट है, लेकिन उसकी मीनिंग लगभग उसी तरह से है। जो अमेरिकी कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन है वो उसी तरह से है। उसमें यही है कि वे प्रभाव में तभी आएंगे जब प्रशासनिक अधिकारी उस स्टैट्यूट्स में जो भी इंसिडेंट है वो इंसिडेंट अस्तित्व में आ जाए, जो सर्कमस्टांसेज है वो अस्तित्व में आ जाए, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे। अब जैसे कॉन्टिंजेंट का मतलब ये होता है कि एक संविदा तो बन गई है, लेकिन वो एग्जीक्यूट तभी होगी जब कोई शर्त पूरी हो जाए। उसी तरह कंडीशनल लेजिस्लेशन भी उसी तरह से है कि आप भले ही आप बना दो रूल्स रेगुलेशन, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तब होगा जब कोई कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया है। तो ये होता है जैसे कि अब हम पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के किसी क्लॉज के तहत एग्जीक्यूटिव को पावर दे दिया कि गवर्नमेंट जब चाहे तब इसमें रूल बना सकते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव तभी होगी जब रूल बनाने के 30 डेज के भीतर आपने पार्लियामेंट में रखा है और पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है। तो दिस इज द कॉन्टिंजेंट, ये कॉन्टिंजेंसी है, एक सशर्त है, कंडीशन रखा गया है कि आपको रूल्स बनाने के पावर तो दे दिए गए, डेलीगेट कर दिया गया, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब होगा जब आप पार्लियामेंट में रखोगे, हाउस में रखोगे और वो वहां से अप्रूव कर दिया जाए। तो एक तो वो हो गया। एक होता है बिना कंडीशनल,
उसे भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो वो खुद बनाएगी, खुद उसे एग्जीक्यूट कर देगी, पार्लियामेंट की अनुमति आवश्यक नहीं है। हालांकि रखा जाता है, कहा जाता है कि 30 डेज के भीतर आप रख दो। अगर 30 डेज के भीतर अगर रख करके पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है उसको जो है तो ये पास माना जाएगा। पास करे तो ठीक ठीक है, पास हो ही गया तब तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने कोई रूल्स बना दिए हैं, उसे पार्लियामेंट में रख दिया गया है, पार्लियामेंट के पास समय नहीं था, 30 डेज बीत गया है, तो वो इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। तो वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं, जब हम आते हैं नेक्स्ट में जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पर हमारा है रीजंस फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या रीजंस है कि हमारी विधायिका को, हमारे लेजिस्लेचर को अपने लॉ मेकिंग पावर किसी और को देना पड़ा। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिली है। जो लेजिस्लेचर है वही कानून बनाएगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूट करेगी, और जो जुडिशरी है वो न्यायिक कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिली है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कि डॉक्ट्राइन सेपरेशन ऑफ पावर के विरोध में है, अगेंस्ट में है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि हमें इसको एडॉप्ट करना पड़ा? तो पहला हमारा है रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेव द टाइम। पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि पूरे देश का कानून बनाना होता है। कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जो कि उस पर डिस्कशन करना होता है कि ये चले या ना चले, बजट पास करना होता है, अलॉटमेंट करना होता है। तो उसके पास उतना समय नहीं रहता है कि उस सभी कानून को इन्फोर्स करने के लिए जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो भी उसे बनाए। तो इसलिए ये काम सौंप देते हैं एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि उसे ही कानून को इन्फोर्स करना होता है। तो इन्फोर्स करने में कौन कौन से रूल्स लगेंगे तो वो खुद अपना बना लेगी। तो इससे पार्लियामेंट का समय भी बच जाएगा। टेक्निकलिटीज ऑफ मैटर है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो टेक्निकल नेचर के होते हैं। जैसे रूल्स ऑफ द रोड हैं। अब रूल्स ऑफ द रोड कैसे है, कैसे मुड़ेंगे व्यक्ति, कब चलेंगे, कहाँ स्लो चलना है, कहाँ फास्ट चलना है, तो ये सब काम जो एग्जीक्यूटिव फील्ड में है वो जानता है। तो उसके रिगार्डिंग वही रूल्स बनाए तो बेहतर है। और इसके अलावा जैसे कुछ कॉमर्शियल मैटर हैं वो टेक्निकल मैटर हैं, बैंक के मैटर टेक्निकल मैटर हैं, तो ये काम उन्हीं डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। तो पार्लियामेंट एक जो है फ्रेम बना देती है कि आपको इसी के रिगार्डिंग रहना है, इतने पावर आपको मिले हैं, इतनी शक्तियां मिली हैं, और उसी के रिगार्डिंग रख करके आप अपने रूल्स रेगुलेशन बना लीजिए। तो उनके पावर को डेलीगेट कर देते हैं। फिर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर अब पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उसमें अमेंडमेंट लाना इतना आसान नहीं होता है। फिर से पार्लियामेंट को कॉल करोगे, सिटिंग होगी, बिल पास होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो उसमें विलम्ब होगा। और अगर जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उसे एग्जीक्यूटिव ने बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने बनाया है, तो वो जब चाहे अपने अनुसार उसमें चेंजेस कर सकता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपने अकॉर्डिंगली समय जैसे चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकता है। फिर एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई जैसे नया सब्जेक्ट मैटर है, अब उस नए सब्जेक्ट मैटर में कोई कानून क्या होना चाहिए, तो अब पार्लियामेंट कोई कानून न बना करके एक एक्सपेरिमेंट करती है, वो प्रेसिडेंट से उसका प्रोक्लेमेशन करवा देती है। अब ये प्रोक्लेमेशन तो कर दिया, क्योंकि उसमें अब कोई ज्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, न तो हाउस को बुलाना है, न तो कुछ करना है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास गया, वो उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया। हालांकि प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट द सबऑर्डिनेट, लेकिन फिर भी सबऑर्डिनेट टू द पार्लियामेंट अप्रूवल तो है ही वो। तो अगर उन्होंने देखा कि 6 महीने तक तो इफेक्टिव रहेगा, इसको अगर 6 महीने में एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग कितने परेशान है कितने परेशान नहीं है, अगर लोगों का उसमें समर्थन मिल गया तो उसको अच्छे से जो है पार्लियामेंट से बना करके फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। इसी तरह किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज लगाना है तो पहले डीएम अनाउंस कर देगा उस मैटर में, किसी कानून के तहत अगर कुछ है तो वो चीजें हैं। अब जैसे 144 सीआरपीसी का है, 144 सीआरपीसी में डीएम को पावर है कि कभी भी 144 लगा करके 5 या मोर देन 5 पीपल की गैदरिंग बैन कर सकता है। तो जहां पर ऐसी चीजें हैं तो वो लगा देगा। पार्लियामेंट कानून पास करे, इससे बढ़िया है कि वही लगा कर ठीक कर दे।
तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी इसे देखा जाता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने जो है ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करेंगे 6 महीने तक, सफल रहा तो कंटिन्यू कर देंगे बिल बना करके, एक्ट बना करके पार्लियामेंट से, नहीं तो खत्म कर देंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इमरजेंसी जब आ गई है तो इसका मतलब है कि अब हम पार्लियामेंट बुलाएं, उसमें बिल पास कराएं, सब कुछ कराएं, तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। कोरोना काल आया, कोरोना काल में जितने भी बने रूल्स रेगुलेशन, उसमें पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे पास पहले से पुराना एक्ट था, उसी के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली थी, अपना फटाफट जो है प्रेसिडेंट अपना रूल्स बनाते जा रहे थे, उसको एग्जीक्यूट होता जा रहा था वो। तो इमरजेंसी मामले में ये बहुत जो है कारगर है, बहुत यूजफुल है, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया है। कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल है, बहुत टेक्निकल है, उलझा हुआ है, उनको बहुत काम करने पड़ते हैं। उन्हें प्रशासनिक कार्य तो करने ही करने हैं, उन्हें न्यायिक कार्य भी करना है और उन्हें क्वासी जुडिशियल एक्ट भी करने हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा चीज है कि अपने रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग जो है वो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, ताकि उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लोकल सब्जेक्ट मैटर, अब पार्लियामेंट को क्या पता है कि बनारस में क्या चल रहा है, जो बनारस म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसको अपने काम को लागू करने में क्या परेशानी आ रही है, तो वो क्या करेगा कि वो दे देगा पावर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई एक्ट बना करके कि आपको ये पावर है, इसके रिगार्डिंग आप रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो और काम कर सकते हो। तो वाटर सप्लाई है, गैस सप्लाई है, तो अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है, जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तो अपना वो खुद रूल्स बनाता रहता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। उसे पता है कि जो है एक बनारस शहर की कौन कौन सी गलियां जाम हैं, कौन कौन से सड़क जाम है, वहाँ पे ट्रैफिक 10 बजे के बाद बंद करना है, 8 बजे के बाद बंद करना है, 4 बजे के बाद बंद कर देना है, तो वो अपने रूल्स बनाता जाएगा। तो लोकल सब्जेक्ट मैटर में जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पार्लियामेंट को क्या पता है, तो इसलिए वह चीज़ें हैं। और डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट मैटर, बिना डिस्क्रिशन के प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन के सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं उसका सामना सबसे पहले प्रशासन करता है, तो उसमें उसको डिसीजन देना होगा, विवेकाधिकार देना होगा। इसके लिए जो है सबसे अच्छा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पावर उसको दिए जाएं और समयानुसार अपने विवेक के अनुसार वो अपना कानून बनाए, रूल्स बनाए और उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो इतने पॉइंट हैं जिसके कारण हमें जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट इंडिया को अडॉप्ट करने पड़े, और ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस हिस्ट्री ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इंडिया में तो पहले ही पता है कि किंग का शासन था, किंग के पास सभी पावर थे, कानून भी बनाता था, उसको एग्जीक्यूट भी करता था, और उसके बाद जो है कोई व्यक्ति उस कानून का वायलेशन करता था तो उसको वो पनिश भी करता था। तो तीनों पावर थे, तो वहां पर डेलीगेशन के कोई कॉन्सेप्ट आए ही नहीं। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया, तो चूंकि ब्रिटेन में वहाँ पे पार्लियामेंट थी, कॉम्पिटेंट पार्लियामेंट थी जो कानून बनाती थी और उसको किंग के नाम से एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती थी। तो जब इंडिया में आया तो इंडिया में गवर्नर काउंसिल को जो है पावर मिला कि वो लॉ बनाए। तो लॉ मेकिंग पावर यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को मिला। तो जब वो लॉ बनाने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि वो लेजिस्लेटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए। लेकिन उन्हें जो है उनके अलावा जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थे, उनको भी ये पावर मिला कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट जो है 1833 से 1915 के बीच में आया, जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को भी लॉ मेकिंग पावर दिए गए थे। उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ थोड़ा, और फिर अब हम जब आज़ाद हुए 1950 के बाद, तो फिर हमारे पास जो लॉ हैं, जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट है, उसमें भी हम देख लेंगे कि यहाँ कहाँ क्या प्रोविजंस हैं। तो 1833 में जो फर्स्ट पीरियड है में, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ट्रस्टी थी, वो ट्रस्टी के रूप में ही कार्य कर रहे थे, और वो केवल उन्हीं रूल्स रेगुलेशन लॉज को लागू करते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे। 1833 से पहले की बात कर रहा हूं मैं।
लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 1833 के तहत 1833 में एक्ट आया था, रॉयल चार्टर एक्ट 1833। उसके तहत पहली बार फर्स्ट टाइम कंपनी को लॉ मेकिंग पावर दिया गया और उन्हें कहा गया कि कंपनी जो है ब्रिटिशर्स हो या इंडियन हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई जुडिशियरी हो, उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाने के पावर गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास रहेगा। तो फर्स्ट टाइम 1833 के द्वारा इंडिया में देखा गया कि जहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी को, जो कंपनी थी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उससे पहले 1833 से पहले वो सब ब्रिटिश कानून को ही अप्लाई करते थे, लेकिन 1833 के बाद उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट किया गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था और ये 1915 तक चलता रहा। उसके बाद 1915 में तो पहला क्या था कि पहला हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर था, मिला था कंपनी को, लेकिन 1915 में कंपनी को अब पूरा लेजिस्लेटिव पावर मिल गया, क्योंकि अब कंपनी तो थी नहीं, अब यहाँ पर प्रॉपर विधायिका बन गई थी। तो प्रॉपर लेजिस्लेचर बन गया था, तो वहां पर उस लेजिस्लेटिव असेंबली को कानून बनाने की शक्तियां तो मिली थी, लेकिन उस अधिनियम के तहत जो है जितने भी प्रेसिडेंसी नगर थे उसके गवर्नर को वो लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर दिया गया था, यानी अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में गवर्नर अब कानून बना सकता था। तो ये एक अलग सा चीजें था। तो 1915 में कंपनी को चूंकि लेजिस्लेटिव पावर तो मिल ही गए थे हमारे यहाँ, वो अपना लेजिस्लेटिव पावर कर सकता था और उसी के तहत जितने भी गवर्नर थे उनको अब स्पष्ट रूप से अपने प्रेसिडेंसी नगर के लिए कानून बनाने के पावर मिल गए थे। लेकिन 1935 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, ये एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता था। इसमें जो मंत्री थे, क्योंकि हमारी विधायिका का गठन हो गया था ब्रिटिश काल में जो है उस समय, तो इसके द्वारा मंत्रियों की शक्तियों से संबंधित समिति का विवरण प्रस्तुत किया गया और उसे उसमें जो है रेटिफाइड यानी अनुमोदित किया गया था और प्रत्यायोजित विधायन को यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जो है पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो अब यहीं पर कानून बनने लगे थे धीरे धीरे जो है, और इसी के थ्रू जो है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उनको लॉ मेकिंग पावर मिलने लगा। तो 1935 का ही अधिनियम एक बहुत बड़ा अधिनियम था जहां पर कि गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर मिले और उसके साथ साथ जो स्थायी अधिनियम द्वारा किसी रिजर्व मामले पर उसे कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई थी। क्योंकि गवर्नर था हर एक प्रोविंस में जो है, हर एक प्रांत में, तो वो गवर्नर बहुत बड़ी चीज थी। अगर गवर्नर ने किसी मामले को रिजर्व कर लिया था तो उस मामले पर लेजिस्लेटिव असेंबली को, उस प्रांत की लेजिस्लेचर को कानून बनाने की पावर नहीं होते थे। तो जिस सब्जेक्ट मैटर को गवर्नर रिजर्व कर लेता था, अब उस मैटर पर गवर्नर ही कानून बनाता था। तो ये ऐसी चीजें थी जहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेजिस्लेटिव पावर बहुत व्यापक पैमाने पर दिया गया था 1935 के एक्ट के तहत। इसके बाद जो है जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अब 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था, आधारित था, उसी पे आधारित था, प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं बट उसी पर आधारित चीजें थीं। तो लेकिन हमारा संविधान ने कहीं भी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट करने से नहीं रोकता था, क्योंकि एक्सक्लूसिव पावर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया था। लॉ मेकिंग पावर दिया तो गया था लेकिन उसको किसी अन्य को डेलीगेट करने से रोका नहीं गया था। तो भारतीय संविधान में अनेक आर्टिकल हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंगली रूल्स बना सकता है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हमारा है आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने के पावर दिए गए हैं। आर्टिकल 213 में जो गवर्नर हैं स्टेट के, उनको भी लॉ मेकिंग पावर दी गई है, तो वहां भी डेलीगेशन किया गया है, एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर दे दी गई है, लेकिन ये संविधान के तहत दिया गया है। इसे
हमारी पार्लियामेंट ने डेलीगेट नहीं किया है कानून बना करके, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया है, इसलिए ये सही अर्थों में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं आता है। हमने कहा था कि व्हाट डज मीन बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर किसी अदर ऑर्गन को दे और इस कंडीशन पर दे कि वो जब चाहे उसे वापस ले सकता है, तब उसे कहा जाएगा कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, प्रत्यायोजित विधायन है। तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 के पावर पार्लियामेंट कभी वापस नहीं ले सकता और न ही ये पावर पार्लियामेंट ने कभी दिया था, तो इसलिए इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके बाद आर्टिकल 240 हम देखते हैं, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव को, यूटी क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों में जो है ये पावर मिला है। तो यूटी क्षेत्रों में ये पावर मिला है आर्टिकल 240 के तहत। उसमें क्या कहा गया है कि उस यूटी एरिया में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच होने के लिए प्रेसिडेंट कोई भी रेगुलेशन बना सकता है। तो अब ये पावर मिला है प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो है आर्टिकल 318 भी देखते हैं, तो वहां पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनको भी पावर मिली है कि वो अपने मेंबर्स की जो है सर्विस कंडीशंस, मेंबर्स के नंबर्स निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल कानून बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। तो रेगुलेशन बनाने की पावर यहाँ पर अब दिए गए हैं दूसरे ऑर्गन्स को, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने यदि कोई पहले से बना रखा है तब वो उसी के अधीन बनाएंगे, अदरवाइज वो अगर नहीं बनाया है तब तो बना पाएंगे, अगर बना दिया पार्लियामेंट ने तब ये लोग नहीं बना पाएंगे, तो इनके पावर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कहा गया है, और तमाम एक्ट, हमने 2 एक्ट पहले ही देख लिया है, तो ऐसे बहुत से एक्ट आ गए हैं जिस एक्ट में पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर बनाने के, एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर बनाने के पावर मिले हैं, और जो है उसको वो बनाता है। पार्लियामेंट अप्रूव करे, डिनाई कर दे, ये अलग की बात है, लेकिन बनाने को पावर मिल गया है। तो जब हम बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, क्योंकि हमने सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट कर रखा है, तो अब क्या ये संवैधानिक है? संविधान के तहत, अगर कभी कुछ लोग कहते हैं कि संविधान के तहत जितने भी आर्टिकल हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को मिले हैं रूल्स बनाने की पावर, रेगुलेशन बनाने के पावर, वो सही अर्थों में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है। लेकिन अदर लॉज के द्वारा जो बनाए दिए गए हैं पावर, उसे बोलते हैं कि दिस इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो क्या वो संवैधानिक है या नहीं है? अगर हम देखें तो इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्या विधानमंडल अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी अन्य ऑर्गन को कर सकता है या नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो अपने लॉ मेकिंग पावर किसी अन्य ऑर्गन को कर सकता है तो वो किस सीमा तक कर सकता है, उसकी लिमिटेशन क्या है? क्या वो पूरे के पूरी पावर कर सकता है या कोई सीमा होगी? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी देश के संविधान के अंतर्गत वो परमिसिबल लिमिट क्या है, वो परमिसिबल मतलब कि वो अप्रूव्ड लिमिट क्या है, जहां पर विधानमंडल अपने लेजिस्लेचर अपने लॉ मेकिंग पावर को किसी सबऑर्डिनेट ऑर्गन को, किसी अदर ऑर्गन को दे सकता है। तो वो लिमिट जानने की बात हम करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट, हमारे संविधान में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, न ही कोई लिमिट इम्पोज की गई है, तो लेकिन हमें चेक तो करना होगा। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रतिषिद्ध प्रत्यायोजन। इसके अनुसार ये होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर है उसका प्रयोग केवल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को ही करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि विधायिका को, लेजिस्लेचर को ऐसे नियम बनाने के अधिकार नहीं है जिसके द्वारा वो अपने लॉ मेकिंग पावर किसी अदर ऑर्गन को दे दे या डेलीगेट कर दे। तो
ये है, इसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये सिद्धांत है, और इस प्रकार इससे हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रवर्तन केवल उन्हीं देशों में संभव है जहां संविधान लिखित हो, नंबर एक, और वो सेपरेशन ऑफ पावर का समर्थन करते हो स्पष्ट रूप से। अगर कोई संविधान लिखित है भी या लिखित नहीं है और वो सेपरेशन ऑफ पावर का समर्थन नहीं करते हैं, तब तो पार्लियामेंट के लिए ये फ्री है कि वो अपने लॉ मेकिंग पावर किसी और को दे सकते हैं। अगर हम देखें इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो वहां पे हमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो ब्रिटिश सिस्टम है वो प्रोहिबिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डॉक्ट्राइन को नहीं मानती। कोई स्थान ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में भी नहीं है, नंबर एक, और नंबर दो, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है। हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश सिस्टम का ही अध्ययन करके अपने सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को दिया था, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात थी कि उन्होंने उस सिस्टम को रीड किया, स्टडी किया, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर अस्तित्व में कभी था ही नहीं, और उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत दे दिया, कहते हैं कि यह ब्रिटेन पे बेस्ड था, उन्होंने ब्रिटेन का अध्ययन करके इसको दिया है। क्वीन वर्सेस बुराह का केस है 1878 का। इसमें कहा गया कि बहुत यूनिक डिसीजन दिया गया था इस मामले में। इसमें ब्रिटिश सम्राट जो थे उनमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश सम्राट और वहां की जो पार्लियामेंट है वो प्रोहिबिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डॉक्ट्राइन से फ्री है। प्रतिष्ठित नहीं किया गया है वहां पर। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य को करने से प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं किया गया है तो आप वह कार्य करने के लिए फ्री हैं, और ब्रिटिश सिस्टम में कभी भी पावर को डेलीगेट करने से कभी भी मना नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि हम इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर किसी अदर ऑर्गन को दे सकती है। इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो प्रभाव था वो कहीं न कहीं अमेरिका के समकक्ष ही है, वहां पे जो सिस्टम है, लेकिन थोड़ी चीजें जो है क्वीन वर्सेस बुराह के सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया और डेलीगेशन वहां पे भी देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल्स वहां पे तो है, किंग्स का रूल देखते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, फाइनल अप्रूवल तो वहीं से आता है, क्वीन से जो है। तो चूंकि क्वीन वर्सेस बुराह का केस वहां पे भी लागू था, तो भले ही वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन मना नहीं किया गया है, तो वो भी अपने पावर को डेलीगेट करते हैं और वहां पर भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखने को मिलता है हमें। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का संविधान लिखित है, और लिखित संविधान है और ब्रिटेन से एकदम अलग है। वहां पर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्लियरली बोलता है कि लॉ मेकिंग पावर शैल बी वेस्टेड इनटू द लेजिस्लेचर, जुडिशियरी पावर शैल बी वेस्टेड इनटू द जुडिशियरी, और एग्जीक्यूटिव पावर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इनटू द एग्जीक्यूटिव। तो सभी में एक्सक्लूसिवली लगा दिया गया है कि यानी कि ये पावर कोई अन्य ऑर्गन अब यूज नहीं कर सकता। तो विधायी पावर केवल विधायिका यूज करेगी, एग्जीक्यूटिव पावर केवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो यूज करेगी, और उसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। तो वहां पर एक्सक्लूसिव टर्म्स लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर को उन्होंने सही तरीके से अडॉप्ट किया है। लेकिन वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, एक केस था अमेरिका में, वहां पे फील्ड वर्सेस क्लार्क का केस है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग कर लेना। फील्ड वर्सेस क्लार्क के मामले में निर्णय दिया गया था कि जो विधानमंडल है वो कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, किंतु यह किसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने के लिए विधि बना सकता है, जिसके आधार पर किसी तथ्य या वस्तुस्थिति का अवधारण किया जाना चाहिए और जिस पर विधिनांग अपनी कार्रवाई करना आशायित करती हैं। तो इस प्रकार
इस केस के थोड़ा सा डिसीजन बड़े टिपिकल है। उसमें कहा गया, फील्ड वर्सेस क्लार्क में कहा गया है कि पहली बात तो ये है कि विधायिका अपने लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट नहीं कर सकती, नंबर एक। लेकिन कानून बना करके किसी विषय पर लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को मान्यता प्रदान कर दी। ये फील्ड वर्सेस क्लार्क का केस है। दूसरा कहा गया जो हमारे पास है अमेरिका में, वो है कि विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के विरुद्ध जो वहां पे कॉन्सेप्ट है वो मूल रूप से सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के आधार पर ही है। और उन्हें कहा गया कि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बार कर दिया गया तो उसका दोबारा डेलीगेशन अब नहीं हो सकता। तो हमारी संविधान ने लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट को डेलीगेट किया है, तो अब पार्लियामेंट उसे आगे डेलीगेट नहीं कर सकती। तो लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें सबके माइंड में आने लगी कि सेपरेशन ऑफ पावर को हम बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट रूप से किसी भी सिस्टम में इसे लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ पे स्पीडी एक्शन लेना है, त्वरित एक्शन लेना है, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमें रोक देगा एक्शन लेने के लिए। इसलिए इनको जो है फ्लेक्सिबल किया गया और पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं से ये पावर मिली कि वो अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है। तो जो न्यू डायमेंशन आया वो न्यू डायमेंशन आया याकूस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट में, 1944 का केस है। इस मामले में ये एक ऑब्जेक्शन किया गया कि एक एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था और उस एक्ट के अधीन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को किसी सब्जेक्ट मैटर का, किसी आर्टिकल का, किसी थिंग्स का प्राइस डिसाइड करने के पावर दे दिए गए कि उसका वो प्राइस डिसाइड कर सकता है, उसका मूल्य डिसाइड कर सकता है। और ये भी कहा गया कि इसके संबंध में जो भी वो रूल्स बनाएगा, रेवोल्यूशन बनाएगा, वो इस एक्ट के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। तो जो उस एक्ट के ऑब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली ही, उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हुए ही वो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली वो रूल्स वगैरह बना सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट दे दिया आपने, बहुत ब्रॉड पावर आपने डेलीगेट कर दिया है। लेकिन चूंकि एक उसमें शब्द लग गया था ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, यही लिमिट लगा देता है एग्जीक्यूटिव को कि वो मनमाना कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इस डेलीगेशन को वहां की कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, मान्यता प्रदान कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां पे लॉ मेकिंग पावर एक सीमाओं के तहत डेलीगेट किया गया है उसे जो है वैध माना जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तब से अमेरिका में अब इस कॉन्सेप्ट को मान्यता मिल गई है कि लॉ मेकिंग पावर भी अदर ऑर्गन को अब डेलीगेट किए जा सकते हैं, लेकिन वो मनमाना जो है नहीं होना चाहिए, बहुत वास्ट नहीं होना चाहिए, लिमिट लगा करके ही आप डेलीगेट करेंगे। जब इंडिया में हम आते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसको पढ़ने पे हमें लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज है उससे ये नहीं लगता कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत जो है ढंग से अडॉप्ट किया है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति ब्रिटेन के ही समान है। लेकिन ये केस आया जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस प्रोविंस ऑफ बिहार, 1949 फेडरल कोर्ट। इस मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि प्रत्यायोजन को एक बहुत संकुचित सीमा तक ही अनुज्ञात किया जा सकता है। दैट मीन्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी एक्सेप्टेड इन लिमिटेड सेंस, उससे ज्यादा नहीं। तो इस मामले में निर्णय दिया गया कि विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन आप कंडीशनल लेजिस्लेशन की सीमा से परे नहीं कर सकते।
यानी जब भी हमारी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर दे रही है तो वो कंडीशन लगाएगी कि आपने जो भी लॉ बनाए हैं उसे आप पार्लियामेंट में रखोगे और 30 दिन के भीतर हम उसे अप्रूव करेंगे, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो कोई ना कोई कंडीशन लगा करके ही वो आप पावर डेलीगेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेलीगेट नहीं करेंगे। तो इस निर्णय से कठिनाई तो उत्पन्न हुई बहुत ज्यादा। तो संविधान जब लागू हुआ तो उसके बाद भी ये आवश्यक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राय मांगी जाए कि लॉ मेकिंग पावर को किस सीमा तक हमारी पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो गई जो कि बहुत भयानक थी। पहले के हमारे ब्रिटिश काल के एक्ट बने हुए थे, संविधान लागू होने के बाद उस एक्ट को हमने अडॉप्ट कर लिया, वो कंटिन्यू हो गए। उसमें गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर मिली थी कि वो किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट भी कर सकते थे। अब अमेंडमेंट करना, किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट करने का मतलब है कि वो लॉ मेकिंग पावर हो गया। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है तो उसको एग्जीक्यूटिव उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसी एक्ट के अकॉर्डिंगली रूल्स बना सकती है, बट उसके किसी प्रोविजन को न तो रिपील कर सकती है और न ही अमेंड कर सकती है। तो बहुत से ऐसे एक्ट थे ब्रिटिश काल के जिसमें कि गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर मिली थी, और कुछ गवर्नर ने उसका यूज भी किया और कुछ एक्ट को रिपील कर दिया और कुछ एक एक्ट को दूसरे स्टेट दूसरे क्षेत्र पे भी लागू करना शुरू कर दिया। तो अब इससे समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो कुछ प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इन रीड दिल्ली लॉस केस में आए, जहां पर कि प्रेसिडेंट ने मामला रेफर किया था आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने के लिए। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सी है, पार्ट सी के तहत यदि कोई राज्य क्षेत्र है तो उसमें कोई ऐसा लेजिस्लेशन इन्फोर्स किया जा सकता है जो केवल पार्ट 1 के लिए था। यानी कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन था जो पार्ट 1 के एरिया क्षेत्र पे लागू होना था, तो क्या गवर्नर उसे अपने ही आदेश के द्वारा किसी अन्य एरिया पर भी लागू कर सकता था? नंबर 1। नंबर 2 था कि ऐसे इन्फोर्समेंट के समय क्या केंद्रीय शासन उसमें उचित अमेंडमेंट, उचित रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी कि जो कानून विधायिका ने बनाया है और पार्ट ए के एरिया क्षेत्र पे अप्लाई हो रहा है वो अब पार्ट सी के एरिया क्षेत्र में भी अप्लाई होगा, लेकिन ये धारा लागू नहीं होगी, ये धारा लागू होगी तो इसमें नए चेंजेस अब ये होंगे, ये लागू होगी, और कुछ चीजें उन्होंने कट हटा दिए, कुछ चीजें उन्होंने जोड़ दी अपने से। और कहा गया कि जो पार्ट सी में जो पहले से लॉ हैं अप्लाई हो रहे हैं, क्या उसमें भी गवर्नर को या प्रेसिडेंट को चेंज करने के पावर हैं या नहीं है, क्योंकि पहले जितने भी हमारे पास ब्रिटिश एक्ट के थे उसमें सब में पावर मिले थे गवर्नर को। तो इसमें इन दी दिल्ली लॉज एक्ट में 1951 का केस है, इसमें दिया गया ये 7 न्यायाधीशों के सामने विचार करने के लिए मामला रखा गया। उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए थे, उनके लॉजिक भी अलग अलग थे और उसमें स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई थी। बट इतना तो था कि इसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, बस इतना ही समझ में आया, बाकी और बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जितने लोग जज थे 7 जज थे और 7 लोगों के अलग अलग विचार थे। लेकिन फिर केस आया राज नारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पटना, 1954 सुप्रीम कोर्ट का है। इस मामले में जस्टिस बोस ने इन री दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में जो डिसीजन दिया गया था उसको इन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि और सभी लोग 7 जजों के डिसीजन को कंपाइल करने में असमर्थ थे, बट जस्टिस बोस ने इस केस में डिसीजन दिया और उसको स्पष्ट किया कि वास्तव में इन दी दिल्ली लॉस केसेस में क्या था, उसकी फाइंडिंग क्या थी। उसमें उन्होंने कहा जस्टिस बोस ने कि एक लिमिट तक ही डेलीगेशन किया जा सकता है, उससे बाहर नहीं किया जा सकता। और लिमिट क्या है? इसेंशियल लॉ मेकिंग पावर।
तो इसेंशियल लॉ मेकिंग पावर का ही डेलीगेशन हो सकता है, उससे ज्यादा का आप डेलीगेशन नहीं कर सकते। उसके बाद कहा कि लेजिस्लेचर इसेंशियल लॉ मेकिंग पावर का त्याग नहीं कर सकता। विधायिका कभी भी ये नहीं कह सकती कि अब हम आगे से कानून नहीं बनाएंगे। हमारी संविधान ने उनको ये पावर दिया है, तो ये पावर इरिवोकेबल है। तो पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती अब आज से कानून हम अपना पावर सब दे देते हैं एग्जीक्यूटिव को बनाएगी, अब हम कानून आज से नहीं बनाएंगे। तो ये बात ये भी है। साथ में उन्होंने कहा कि जो इसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्ट हैं उसके अंतर्गत क्या आते हैं, किसी पॉलिसी को डिसाइड करना और उसके एग्जीक्यूशन से संबंधित जो उसके स्ट्रक्चर हैं उसको फिक्स करना, ये इसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है। तो यानी कि कोई लेजिस्लेटिव पॉलिसी है जिस पे बनाना है आपको, और उसकी जो बाहरी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के है, वो कहाँ कहाँ कैसे होगी, ये सब भी आपको नीतियां निर्धारित कर देनी होगी। यानी नीतियों के निर्धारण करने का कार्य ये केवल और केवल लेजिस्लेटिव ही करेगी, लेजिस्लेचर ही करेगी, और उसी के तहत ही अब डेलीगेट करेगी पावर, और उसी सीमाओं के अंतर्गत ही एग्जीक्यूटिव कोई कार्य करेगी। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये कहीं न कहीं से इंसुलरी पावर है, यानी आनुषंगिक शक्तियां हैं लेजिस्लेचर का, वो एक फ्रेम करके उसे डेलीगेट कर सकती है। ये उसके इसेंशियल पावर नहीं है, हाँ आनुषंगिक शक्तियां हैं कि वो उसे कानून बना करके एक क्लॉज लगा करके वो दे सकती है कि ठीक है इसी सीमाओं में आप जो है कानून बनाइए। तो इस प्रकार कहीं न कहीं से हम देखें तो भारतीय संविधान में प्रोहिबिटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को स्वीकार किया गया है, यानी कि आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, लेकिन कठोरता से उसे फॉलो नहीं किया गया है, और इसे दो सीमाओं के तहत मान्यता प्रदान की गई है कि आवश्यक विधायिक शक्तियों का हमारी विधायिका परित्याग नहीं कर सकती। आवर पार्लियामेंट कैन नॉट क्या बोलते हैं भाई उसको, अभित्याग मतलब कैन नॉट डिजर्टेड देयर लॉ मेकिंग पावर। और उसके बाद कहा गया है कि जब आप डेलीगेट करने जा रहे हैं अपने लॉ मेकिंग पावर, तो आपको गाइडलाइन बनाना होगा, गाइडलाइन के सिद्धांत बनाने होंगे, लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनानी होगी, और उसके मानक क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या हैं, ये सब बना करके ही आप सबऑर्डिनेट ऑर्गन को अपने लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट करोगे। तो इसी सीमाओं के तहत डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हमारे यहाँ से एडॉप्ट किया गया है। इसके बाद जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो ये लेक्चर हम अपने नेक्स्ट में लेंगे, वो हमारा होगा जुडिशियल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।